न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तानिया शेयर कर रही है। तानिया कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग सियालकोट के रहने वाले हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। मेरे वालिद साहब जो थे वो एकदम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनको किसी ने धक्का दे दिया। बाकायदा उनको महसूस हुआ कि मगरिब के बाद वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनको किसी ने धक्का दे दिया। वो बहुत ज़ोर से गिरे और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद वो बेड रेस्ट पर आ गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनकी टांग ठीक हो जाए। तकरीबन 2 माह गुजर गए, ऑपरेट भी हो गया, लेकिन अभी भी वो चल फिर नहीं सकते थे। एक शाम की बात है, मुझे और अम्मी को हम लोगों के रिलेटिव से थे, उनकी तरफ जाना था। उनके 89 की सालगिरह थी तो अम्मी और मैं उधर चले गए। अब्बू घर पर ही थे। हमें वहाँ से वापस आते आते देर हो गई। सख्त सर्दी की रात थी। जब हम लोग रात 11 बजे के करीब घर पहुँचे, अब्बू के कमरे में पहुँचे तो अब्बू की हालत बहुत ज़्यादा अजीब हुई हुई थी। उनकी कंडीशन देखकर हम लोग डर गए कि इनको हो क्या गया है। ऐसे हाथ पाँव मुड़े हुए थे और आवाज़ गले में से ऐसे निकल रही थी जिस तरह से उनकी आवाज़ है ही नहीं। बहुत भारी आवाज़ निकल रही थी और मुँह से झाग भी बह रही थी। हम लोग बहुत डर गए। अम्मी ने जल्दी से उनको हिलाया जुलाया, पानी के छींटे मारे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रहे थे। अम्मी ने जैसे ही आकर कुर्सी पढ़ना शुरू की, उनकी आंखें ठीक होने लगी, हाथ खुलने लग गए। तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा। इससे पहले हम डॉक्टर को कॉल करते, अब्बू की हालत बेहतर होने लग गई। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि अब्बू को हो क्या गया है। हमने अब्बू से पूछा। 1 घंटे के बाद वो बोलने के काबिल हुए, बस मुसलसल दीवार के कोने की तरफ ही देखते जा रहे थे। तो हमने जब उनसे पूछा तो उनका यही कहना था कि मैं आराम से कमरे में सोया हुआ था। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ है और कमरे की लाइट भी ऑफ हुई है। मैं तुम लोगों को आवाज़ें देने लग गया कि शायद लाइट ऑफ हो गई है। तभी एकदम से कमरे में एक पीले रंग की रोशनी होने लग गई। वो लाइट नहीं थी, अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई आग जल रही है। तभी मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह सामने कोने में से एक अजीबोगरीब भयानक उल्टे हाथों वाली कोई मखलूक निकली है। देखने में वो एक औरत थी। वो मेरे करीब आई, बिल्कुल मेरे ऊपर झुक गई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उसकी सफ़ेद आंखें थी, बहुत स्याह चेहरा था, बहुत लंबी ज़ुबान थी और बहुत लंबे दांत थे। वो बाकायदा मेरे ऊपर झुक गई और मुझे ऐसा लगा उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर बहुत ज़ोर से बेंड कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि उसने कोई बहुत ठंडी सी चीज़ जैसे मेरे मुंह के अंदर उतारी है, जैसे कोई फूंक मारता है। हम लोग तो बहुत डर गए कि ऐसा कैसे हो गया है। पहले अब्बू को किसी ने धक्का दे दिया, फिर ये दूसरा अटैक हो गया। हम लोग सारे एक ही कमरे में सोते थे। अम्मी और मैं बड़े बेड पर होती थी और अब्बू सिंगल बेड पर। आधी रात हुई, अब्बू ने चीखना शुरू कर दिया और ये कहा कि वो मुझे फिर तंग कर रही है, मुझे फिर डरा रही है। अभी उसने आकर मेरे दोनों पाँव पकड़ लिए थे। वो यहाँ पर मेरे पैरों की तरफ बैठी थी। अम्मी बड़ी परेशान हो गई कि अब हम लोग क्या करें। कमरे की लाइट हमने जला दी। अम्मी ने ये कहा कि सुबह हम लोग किसी आमिर को बुलाते हैं, किसी बुज़ुर्ग को या मौलवी साहब को बुलाते हैं कि इनको कौन मखलूक तंग कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मोहल्ले के 2-3 लोगों को भी कहा, मस्जिद में भी गए, लेकिन मौलवी साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसी तरह से शाम हो गई। अम्मी और मैं किचन में काम कर रही थी। हम अब्बू को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो बहुत डरे और सहमे हुए थे। सिर्फ 5 मिनट ही लगे होंगे। अम्मी किचन में थी और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। अब्बू के फिर चीखो पुकार शुरू हो गए। कमरे की लाइट ऑफ थी। अम्मी किचन से भागी और मैं दूसरे कमरे से। तो हमने बाकायदा देखा एक काले रंग की परछाई थी जो मेरे अब्बू के ऊपर झुकी हुई थी। वो बहुत भयानक थी। लाइट जलाते जलाते जैसे वो गायब हो गई। उसी रात 12 बजे के करीब मेरे अब्बू की डेथ हो गई।
अचानक वो बिल्कुल ठीक थे, हमसे बातें कर रहे थे। एकदम से उन्होंने आंखें बंद कर ली। हमें लगा कि शायद वो सो गए हैं। काफ़ी देर हो गई, जब उन्होंने करवट भी नहीं ली तो देखा तो वो मुर्दा हालत में थे। हम लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। इसके बाद रिश्तेदार आ गए, उनको भी पता चल गया, डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ ये बताया कि इनके ऊपर किसी चीज़ का हमला हुआ है, इनकी गर्दन के ऊपर किसी चीज़ का हमला हुआ है। पता नहीं उसी मखलूक ने शायद उनको मार दिया था या जो भी था। उनकी कमर के पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग के हाथ का निशान था। जिन लोगों ने गुस्ल दिया उन्होंने बताया। तकरीबन 5-6 दिन तो हम लोगों के घर मेहमान रहे। उसके बाद मेहमान चले गए। अम्मी और मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई। हमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। कुछ दिन तो हम लोग उस कमरे में सो ही नहीं सकी। अब्बू की याद भी आती थी और डर भी लगता था। एक रात की बात है, हम लोग उसी कमरे में सो रही थी। अब हमने उस कमरे में सोना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा कि वो कमरा छोटा है, हम लोग अपने बड़े कमरे में ही सोएंगे। तकरीबन रात 2:30 बजे का टाइम होगा। एकदम से अब्बू के बिस्तर के ऊपर जिस तरह से कोई करवट ले रहा है, मेरी आँख खुली, अम्मी की भी आँख खुल गई। जैसे ही हम लोगों ने अब्बू के बेड की तरफ देखा, हमने उनके बेड के ऊपर किसी को लेटे हुए देखा। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। पता नहीं वो मर्द था या औरत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काले रंग का लिबास था। हम लोगों की तरफ उसकी कमर थी। अम्मी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि कौन है वहाँ पर। ये निकलने की देर थी। साथ ही बेड के साथ ही स्विच बोर्ड था। अम्मी ने लाइट ऑन की तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जबकि 2 मिनट पहले हम लोग बेड के ऊपर किसी को लेटा हुआ देख रहे थे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने उस कमरे को बंद कर दिया। हम लोग दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तक हम लोगों के घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। अगले दिन शाम ढलते ही हम लोगों के घर में हलचल शुरू हो जाती थी। मैं अम्मी के साथ साथ रहती थी। हम दोनों किचन में काम कर रही थी। ठंड होने की वजह से हमने किचन का दरवाज़ा भी बंद किया हुआ था। तभी अम्मी क्या देखती हैं कि जिस तरह से उसी बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि हम उसको बंद रखते थे। किचन की विंडो से बड़ा कमरा नज़र आता था। तो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला है और उसके दरमियान में एक बहुत कदावर औरत खड़ी है। अम्मी ने जैसे उसको देखा, अम्मी वहीं पर नीचे बैठ गई किचन में। मैंने अम्मी को कहा कि क्या हुआ है। इससे पहले मैं उठकर देखती, अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और अम्मी ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ो। हम दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तभी उसी बड़े कमरे का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से पटका। मैंने अम्मी से कहा कि क्या हुआ है। अम्मी ने कहा कि मैंने अभी वहाँ पर फिर किसी मखलूक को देखा है। हम लोगों के घर में कोई चुड़ैल आफत या जिन्नात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होना है क्या नहीं। वो रात हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी। रात भर वो हमें डराती रही। रात भर वो हम लोगों को आवाज़ें देती रही, लेकिन वो ज़ुबान की समझ नहीं आती थी, लफ्ज़ों की समझ नहीं आती थी। अगली सुबह हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया और हम लोग मामू के घर चले गए। उनको जाकर सारी बात बताई। मामू एक साहिब इल्म को जानते थे। वो एक साहिब इल्म को लेकर आए। उनके साथ ही हम लोग घर वापस आए। उन्होंने हमारे पूरे घर का विज़िट किया, अब्बू के बिस्तर का विज़िट किया, छत का विज़िट किया। उनका ये कहना था इनके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आफत लगी हुई है, उसी ने उनकी जान भी ली है। इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो मखलूक इनके पीछे है। दरअसल जिस दिन अब्बू को किसी ने धक्का दिया था, उससे 2 दिन पहले की बात है। हम लोगों के घर में एक बिल्ली आती थी। वो बिल्ली रात भर शोर मचाती थी, रोती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। तो एक शाम मगरिब के वक्त जब अब्बू छत पर गए तो उस बिल्ली ने फिर आकर रोना शुरू कर दिया। बकौल अब्बू के कि छत पर कोई भी नहीं था और दीवार में से एकदम से वो बिल्ली नमूदार हो गई। तो अब्बू ने जैसे एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को डराने के लिए उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो पत्थर ज़रा ½ ईंट का जैसे पीस होता है, वो उस बिल्ली को लग गया। अब्बू कहते हैं कि उनके सामने वो बिल्ली जैसे मर गई थी। उन्होंने पास जाकर देखा जैसे उसके सर के ऊपर वो ईंट लगी थी और वो बिल्ली मर गई, जबकि उन्होंने डराने की सेंस में उसकी तरफ ईंट फेंकी थी कि यहाँ से भाग जाएगी। जब अब्बू ने देखा कि वो बिल्ली मर गई है, अब्बू बहुत डर गए और तेज़ी से जैसे सीढ़ियों से नीचे आए, उसी वक्त उनको किसी ने धक्का दे दिया। उसके बाद फिर उनके साथ ये मामलात हो गए। उस आमिल का ये कहना था कि वो बिल्ली नहीं थी, वो जिन्नात थे। वो गैर मरी मखलूक का ही एक रूप था, चुड़ैल आफत का ही एक रूप था। अब वो उस चुड़ैल की
कोई कोई बच्चा था शायद जिसको अब्बू मार बैठे थे, तो वो उनके पीछे लग गई। अब वो उस घर में अपने असल रूप में मौजूद थी और वो दिन रात जिस जगह पर मेरे अब्बू थे वहीं पर मौजूद थी। अभी वो हम लोगों को मारने के चक्कर में थी। उन आमिल का ये कहना था अगर ज़िंदगी प्यारी है तो इस घर से चले जाएं, क्योंकि वो मखलूक अब आपको यहाँ पर रहने नहीं देगी। वो आप लोगों को इसी तरह से नुकसान पहुँचाएगी जिस तरह से उन्होंने आपके वालिद साहब को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही बिल्ली के इस रूप में उन्होंने इस मखलूक को मार दिया है। और जब एक दफ़ा जन्नात के किसी भी और रूप में उनको मार दिया जाए तो उनके बाकी जो जन्नात होते हैं वो इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। उस घर में हम लोग 10 साल से रह रहे थे। खौफ के मारे हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को घर मिला। 1 माह के बाद हम लोग उस घर से निकले। उस 1 माह के दौरान भी हम उस कमरे में दाखिल नहीं हुए, क्योंकि वो जो आमिल थे पढ़ाई करके उस कमरे के ऊपर कुछ बांध कर गए थे। लेकिन रात भर उस कमरे के अंदर से आवाज़ें गूंजती थीं। वो आवाज़ें देती थी, कभी रोती थी, कभी दरवाज़ा खटखटाती थी। उस घर में से जाने के बाद भी अक्सर हम लोगों को, मुझे ख़ास तौर पर ड्राम में ख्वाब आते थे उसी घर के, और वो मखलूक मुझे नज़र आती थी। 2 से 3 बार मैंने उसी घर में ख्वाब में अपने अब्बू को भी देखा था, जैसे वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। जिन्नात इस तरह से भी इंसान को जाने नुकसान देते हैं। ये हम लोगों की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस स्टोरी के ज़रिए मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप किसी बिल्ली को, किसी कुत्ते को, किसी जानवर को देखें, वो बार बार एकदम से नमूदार हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, अपना आप ज़ाहिर करे, तो उसको एकदम से मार नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि जानवर के रूप में वो क्या मखलूक है। कहते हैं कि उससे पूछ लेना चाहिए कि अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। तो तीसरी बार पूछने पर वो मखलूक वहाँ से चली जाती है। तो ये एक मैसेज भी था और हम लोगों की एक सैड स्टोरी भी। बहुत शुक्रिया तानिया आपका। बढ़ते एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ क्रिस्टी नामी खातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि यूके की ही रहने वाली थी। क्रिस्टी कहती है कि मैं पिछले 25-30 साल से बैंकिंग में थी, बैंकिंग सेक्टर में थी, बैंक की जॉब करती थी, और मैंने 2 बहुत ही बड़े बड़े नामी ग्रामी बैंकों में काम भी किया। मेरी सर्विस के इस ड्यूरेशन में मेरे साथ एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। मैं एक बैंक में काम करती थी, तो मुझे हम लोगों के हेड ऑफिस से कॉल आई कि मुझे स्पेन जाना है, वहाँ पर एक मीटिंग थी। दरअसल हम लोगों का बैंक जो था वो एक प्राइवेट बैंक को ऑन कर रहा था, उसको ख़रीद रहा था। तो उनका ये कहना था कि आपने वहाँ पर जाकर जितना भी उनका स्टाफ है उनको ये एश्योर करवाना है कि आप लोग वैसे ही काम करते रहेंगे, सिर्फ बैंकिंग की जो ऑनरशिप है वो चेंज होगी, यानी बैंक का असल मालिक जो है वो बदल जाएगा, जॉब से किसी को फायर नहीं किया जाएगा। किसी ने ये अफवाह उड़ाई थी कि वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ पर जाकर उनसे मीटिंग की, उनको यकीन दिलाया कि आप लोगों को जॉब से कोई भी नहीं निकालेगा, आप लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी बड़ा बुफे भी दिया। उसके बाद फ्री होकर जब मैं वापस अपने होटल की तरफ गई जहाँ पर मेरा स्टे था, उसके सामने एक बहुत बड़ा बीच था। तो मुझे लगा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा था, शाम हो चुकी थी। तो मैं बीच पर टहलने के लिए चली गई। बीच पर घूमते घूमते मैं थोड़ी आगे निकली तो वहाँ पर मुझे एक पुरानी अबेंडेंड सी हट नज़र आई। बिल्कुल सुनसान सी थी, लेकिन उसको देखने का एक अजीब सा तजस्सुस मेरे अंदर जागा कि मैं इस हट को जाकर देखती हूँ, कितनी खूबसूरत लोकेशन पर है, कितनी खूबसूरत जगह पर है, और लोगों ने इसको इस तरह से छोड़ा हुआ है। जो ही मैं उसके करीब जाने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। कितनी खूबसूरत लोकेशन पर उस हट के पास लोगों ने जैसे कचरा कुंडी बनाया हुआ था, इतने गार्बेज फेंका हुआ था। उसकी बैक साइड पर एक रास्ता था जहाँ से मैं अंदर दाखिल हो गई। मैं जाकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। कोई अनजानी कुव्वत थी, कोई अट्रैक्शन थी जो मुझे अंदर ले जा रही थी, और मैं चलती ही जा रही थी यहाँ तक कि मैं इस हट के अंदर दाखिल हो गई। जैसे मैं अंदर दाखिल हुई एकदम से मुझे ऐसा लगा
कि जैसे सरगोशी में मेरा नाम किसी ने लिया है। बाकायदा किसी ने क्रिस्टी कहा। मैंने पीछे पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। मैं डर गई कि भला मुझे तो कोई जानता नहीं है, फिर मेरा नाम कौन ले रहा है। मुझे लगा शायद मैं खौफजदा हो रही हूँ। उसके बिल्कुल सामने ही स्टेयर्स थी। इससे पहले मैं वहाँ से बाहर निकलती, मुझे उन सीढ़ियों के ऊपर कोई हलचल सी महसूस हुई। जो ही मैंने उस तरफ गौर करके देखना चाहा, मोबाइल टॉर्च से देखा, तो मुझे बाकायदा वहाँ पर एक मखलूक दिखाई दी। एक पूरा वजूद था। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें से खून बह रहा है, और नाक बहुत लंबी और बहुत टेढ़ी सी थी। बहुत खौफनाक थी वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। बस उसको देखने की देर थी। मैं चीखें मारती हुई वहाँ से भागी। जब मैं वहाँ से बाहर निकली, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मेरा सर चकराया, मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। मेरे आसपास बहुत से लोग थे। उनमें से उस बैंक के भी कुछ स्टाफ थे। तो मैंने उनको ये बात इसलिए नहीं बताई कि कहीं ये लोग मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेंगे और कहीं मेरा मजाक ना बने। मैं वहाँ से वापस आ गई। 2 माह के बाद मैंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि मैं चाह कर भी दोबारा काम नहीं कर पा रही थी। मैं इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। किस तरह से मैंने उस चीज़ को देखा, मैं वहाँ पर क्यों गई, आखिर वो मुझे वहाँ पर क्यों ले जा रही थी। ये खौफ काफ़ी अरसे तक मेरे पीछे रहा, मेरा ताक़ुब करता रहा। काफ़ी अरसे के बाद मैं स्टेबल हुई, लेकिन मैं उस तरह से नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकी, क्योंकि उस चीज़ का बसेरा मेरे दिलो दिमाग पर आज भी है। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आप लोगों को मेरी वॉइस उस तरह से लाउड या क्लियर नहीं आएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।